पिछले दो वीडियोस में मैंने कुछ सवाल उठाया था, जैसे कि एसडी बर्मन साहब ने रफ़ी साहब के साथ 6 साल तक काम क्यों नहीं किया। फिर मेरी दूसरी सवाल थी, क्या पंचम दा रफ़ी साहब को एक अच्छा सिंगर नहीं मानते थे। और सबसे बड़ी सवाल, क्या बर्मन फैमिली ने कहीं ना कहीं रफ़ी साहब को साइडलाइन कर दिया था। तो इन वीडियोस का रिजल्ट ये निकला कि काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछने लगे डायरेक्टली कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ या ऐसे ही बना रहा हूँ या मेरे पास कोई वैलिड प्रूफ है। तो आज इस वीडियो में हम किसी ओपिनियन से नहीं पर डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस के साथ ये वीडियो को समझेंगे। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग एसडी बर्मन साहब अपने सारे सिंगर्स से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते थे और शायद आज भी उनके जितने भी सॉन्ग्स आप सुनोगे वो सारे सॉन्ग्स हमें रिफ्रेशिंग ही लगते हैं, क्योंकि उन सॉन्ग्स में लगता है कि दादा बर्मन ने अपने सिंगर से कैसे काम कराया है और उन्होंने कितने मन से उन सॉन्ग्स में म्यूजिक दिया है। और ऐसे में एसडी बर्मन साहब का कोलैबोरेशन रफ़ी साहब के साथ कौन भूल सकता है। 1950s और 1960s के दौर में इन दोनों की कोलैबोरेशन ने एक से बढ़कर एक गाना दिए हैं, चाहे वो काला पानी का वो पॉपुलर सॉन्ग हो, हम बेखुदी में तुम, या फिर आपका गाइड मूवी का कोई भी सॉन्ग ले लो आप, क्या से क्या हो गया, दिन ढल जाए, क्या से क्या हो गया, दिन ढल जाए हाय, या फिर आपका प्यासा मूवी का ये दुनिया अगर मिट भी जाए तो क्या है। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अब ऐसे में ही एक किस्सा याद आया मुझे काला पानी का, जो रिलीज हुई थी आपके 1958 में। इसमें जो एक्टर थे वो थे हमारे देव साहब। इसी मूवी में एक सॉन्ग था हम बेखुदी में, जिसके म्यूजिक दिए थे एसडी बर्मन साहब। उस टाइम पंचम दा अपने फादर एसडी बर्मन को उनकी काफी सारी मूवीज में असिस्ट किया करते थे। और एक वक्त की बात है, स्टूडियो में एसडी बर्मन साहब नहीं थे और उनके एब्सेंस में रफ़ी साहब को असिस्ट कर रहे थे उनके बेटे पंचम दा। और जो आरडी बर्मन थे वो रफ़ी साहब को बोल रहे थे कि आप एक अलग तरीका से गाओ ताकि ये सॉन्ग जो है वो और एक्सप्रेसिव लगे और मॉडर्न लगे। और जैसे पंचम दा ने कहा, रफ़ी साहब ने वैसे गाना गा दिया। हालांकि कहीं ना कहीं रफ़ी साहब इस इम्प्रोवाइजेशन के खिलाफ थे और वो बार बार बोल भी रहे थे कि आपका ऐसा इम्प्रोवाइजेशन जो है वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन वो रफ़ी साहब का बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। गाना रिकॉर्ड होने के बाद पंचम दा जो थे ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उन्होंने बोला ठीक है, मैंने गाना रिकॉर्ड करा लिया रफ़ी साहब से। और इसके बाद वो अपने पिता को ये गाना सुनाते हैं और जब एसडी बर्मन ये सॉन्ग को सुनते हैं तो सुनने के बाद ही वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो सबके सामने वो पंचम दा को डांट देते हैं। वो कहते हैं कि पंचम ये तुमने क्या किया, तुमने तो पूरा सॉन्ग का इमोशन ही पूरा खत्म कर दिया है, इसमें फील ही नहीं आ रहा है कि ये सॉन्ग क्या है। इतना भी मॉडर्न मत करो सॉन्ग को कि सॉन्ग का जो इमोशन है वही खत्म हो जाए। इसके कुछ सालों के बाद अब आता है साल 1966 और साल 1966 में आरडी बर्मन एक मूवी कर रहे थे जिस मूवी का नाम था तीसरी मंजिल। और इससे पहले जो 4 मूवी आरडी बर्मन ने किया था कुछ चल नहीं पाया था। लोगों को याद भी नहीं है कि पंचम दा ने किस मूवी में अपना गाना कंपोज किया था, पर फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि कुछ मूवीज के नाम हैं आपके छोटे नवाब और भूत बंगला। अब जब 4 मूवी खत्म हो गई थी तो पंचम दा को काफी एक्सपेक्टेशन था तीसरी मंजिल से और उन्होंने साइन किया रफ़ी साहब को और आशा भोसले को। इस मूवी के जितने भी सॉन्ग्स हैं एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स हैं, पर आज मैं रेफर करने वाला हूं वो 2 सॉन्ग के बारे में। ये जो 2 सॉन्ग है उनके नाम है आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा और दूसरा सॉन्ग है तुमने मुझे देखा। अर्ली 1970 में पंचम दा एक इंटरव्यू कर रहे थे उस समय के काफी मशहूर म्यूजिक जर्नलिस्ट राजू भरतन के साथ। और राजू भरतन अपने आर्टिकल में बताते हैं कि आरडी बर्मन जो थे वो रफ़ी साहब के बारे में कहते हैं उनको इम्प्रोवाइज करने नहीं आता था और तीसरी मंजिल के सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें पता है कि कितने मुश्किल से उन्होंने रफ़ी साहब से सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करवाया था। दोस्तों, अब मैं आता हूं आपका उस पॉइंट पे जहां पर मैंने बोला था कि एसडी बर्मन साहब ने करीबन 5 से 6 साल तक रफ़ी साहब के साथ काम क्यों नहीं किया था। इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस उठे थे और लोगों को ये लग रहा था कि मेरा जो ये नैरेटिव है वो फॉल्स नैरेटिव है। दोस्तों, दरअसल ये बात भी राजू भरतन ने अपने आर्टिकल में मेंशन किया था और उन्होंने ये कहा था कि दोनों एसडी बर्मन और आरडी बर्मन का जो प्रायोरिटी 1970s में थे वो रफ़ी साहब से शिफ्ट होकर किशोर कुमार पे चला गया था।
लोगों का ये भी कहना था कि आर डी बर्मन का जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से कोई सिंगर थे तो वो थे हमारे किशोर कुमार, खासकर आराधना मूवी के बाद। और किशोर कुमार यूज्ड टू इम्प्रोवाइज लाइक अ किंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अपने फादर को काफी गाइड करते थे कि रफी साहब का जो आपका एरा है वो खत्म हो गया है और अब जितने भी आपके जो लीडिंग एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अब किशोर कुमार हो गए हैं। और इसी इन्फ्लुएंस में एस डी बर्मन के भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थे वो आपके किशोर कुमार हो गए थे। दोस्तों, फिर आज हमने डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस कहानी को अनकवर किया है। लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों में से कितने लोग को ये लगा कि मैं जो कहानी जो है मैं एक फॉल्स नैरेटिव पे एक स्क्रिप्ट पेयर करता हूं, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।